हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। आप सभी के लोगों के बीच में एक शानदार सेशन लेकर आए हैं और इसमें अभी तक लेटेस्ट आपका डाटा मिलेगा जो आपके 1990 से लेकर 2024 तक संपूर्ण आपका इंडियन ज्योग्राफी एक ही क्लास में लगभग ये आपकी पहले से ही मैं एकदम क्लियर कर दूं कि 2 घंटे प्लस की ही क्लास होगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 1990 से लेकर 2024 तक जो भी कुछ अभी तक यूपी पीसीएस आरओ या जितने भी बड़े एग्जाम आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाए या कंडक्ट कराए जाते हैं, उन पर पूछे गए सारे प्रश्नों का समाधान यहाँ पर आपको देने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत 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 ही ज़बरदस्त होने वाली है और वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वास्ट वीडियो आपके लिए होनी चाहिए। और आपसे जैसे मैंने कहा कि 1990 से लेकर अभी तक मतलब 33 ईयर ओल्ड, आप कहते हैं ना 30 प्लस, तो मैंने आपके बीच में वही रख दिया। 1990 से लेकर अभी तक की पूरी कहानी 2023-24, 2023 आपका लेटेस्ट यूपी पीसीएस हुआ था। 2024 का 17 मार्च को होना था, जो अभी आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो आज के वीडियो पर हम लोग ज्योग्राफी पर चर्चा करेंगे और वो होगी आपकी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि ये 33 साल पुराना और 33 साल में क्या पूछा गया क्या नहीं पूछा गया, संपूर्ण 1990 से लेकर के 2024 तक की सारी कहानी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और वहाँ पर चर्चा करते हैं आप सभी लोगों से इंडियन ज्योग्राफी पर। तो हम लेकर आए आप सभी के बीच में भारत का भूगोल और यहाँ पर चर्चा करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की क्या पूछा गया है अभी तक। तो सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ कि इधर जो भी कुछ लिखा है वो आपके ईयर है, कब कौन सी बात पूछी गई है ये आपको बताया गया, और इधर जो है आपको एक एक करके सारी चीजें लेकर आपको बताते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न अभी 2023 के यूपी पीसीएस जे में पूछा गया था कि वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है। तो भूटान एक देश है और हमारे देश के राज्यों से सीमा साझा होती है तो मेघालय। वैसे आपके भूटान लगभग 699 किलोमीटर सीमा साझा होती है भारत से, और आपके जैसे आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मेघालय से सीमा साझा नहीं होती। भारत के राज्य तट रेखा पर स्थित हैं। ये पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि 9 राज्य होते हैं आपके, है ना। आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा ना, गोवा के बाद आप देखेंगे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो कितने 9 राज्य हो गए। कर्क रेखा होकर गुजरती, तो आपके ऑप्शन में रहा होगा इस तरह से। तो इस अकॉर्डिंग पूछा गया। बाकी इधर आपके सब कुछ लिखा गया कब ये पूछे गए, ताकि आपको कोई भी चीज का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है कि हाँ ये आपके 1990 से लेकर के सारी बातें हैं। तो आप कहेंगे कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से गुजरती, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ बताया गया है, ऑप्शन में रहा होगा कि किससे नहीं गुजरती है वो आपको। तो आप कहेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से जाती है। आगे आगरा और दार्जिलिंग एक अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसा क्यों? तो अक्षांश पर होने के कारण हो जाते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ये बात पूछी गई। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है तो भारत के अंतर्गत। तो संसार का, पूरे विश्व का हमारे भारत का क्षेत्र कितना है? तो 2.4%। भारत उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। तो आप कहेंगे श्रीलंका है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, तो आप कहेंगे श्रीलंका है। भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। तो आपसे पूछा गया कर्क रेखा या मकर रेखा या आपके भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो आप जैसे देखोगे कि हमारे भारत के बीचों बीच से तो कर्क रेखा जाती है, और कन्याकुमारी आपका कहाँ पर है? ये यहाँ पर है। तो बीच में क्या पड़ेगी? तो भूमध्य रेखा पड़ेगी। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में, कहाँ पर? भूमध्य रेखा के उत्तर में है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में। देखो 2 बार प्रश्न पूछा गया, 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर में और 2015 में भी जीआईसी में पूछा गया। एक कहा गया वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल का कोलकाता। वह भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है,
अब देखो यहाँ पर शहर पूछा गया, यहाँ पर नगर पूछा गया था, तो ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। तो आप कहेंगे त्रिपुरा का आपका उदयपुर था। कौन सा? उदयपुर था। कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर गांधीनगर। ऑप्शन पर डिपेंड होगा, लेकिन यहाँ पर आप इनको याद करते चलें। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब भारत से कर्क रेखा के बीचों बीच क्या जाती है? कर्क रेखा जाती है। और यहाँ पर आपका क्या है? मणिपुर है। क्या है? मणिपुर है। तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मणिपुर से कर्क रेखा नहीं जाती है। कितने भारतीय देशों से होकर कर्क रेखा या आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती? तो आप कहेंगे 8 राज्यों से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो 80 डिग्री मतलब आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमारा भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है। तो उससे पहले है ना आपके 80 डिग्री भी होगी, तो कहाँ से? और कर्क रेखा दोनों आपस में कहाँ पर काटेंगे? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में। 10 डिग्री चैनल पृथक करती है, तो यहाँ पर सीधा कहा गया अंडमान को निकोबार से। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिटिल अंडमान को आपके कार निकोबार से, ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है ना। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। आइए, भारत की कहा गया है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर एकदम करेक्ट है, आपको याद करके रखना है। यदि भारत मानक समय रेखा यमुनोत्तर पर आपके मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आपका स्थानीय समय होगा। तो कितना घंटे होगा? तो कहा गया आपके कि भारतीय मानक समय रेखा तो 82.5 डिग्री पर कहा जा रहा है कि आपके दोपहर के मध्याह्न मतलब 12 बज रहे हैं। तो 120 डिग्री पर कितना होगा? तो ये बात पूछी जा रही। तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है? तो 4 मिनट होता है। तो 120 गुणे आप करेंगे 4, तो कितना आएगा? तो आप निकालो कि 0 4 दूनी 8, 4 1 4, तो 480 मिनट होता है। अब 480 मिनट में आप क्या करें? 60 का भाग दे दो, तो आप कहेंगे 8 छंग 48, 8 घंटे आया। 8 घंटे आया ना? 8 घंटे आया कि नहीं आया? बोलो भाई। ठीक है। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। 100 कहाँ गया? 120 पूर्वी देशांतर पर, ठीक है ना। 120 पहले आप पूरी बात समझ लेना। 120 पूर्वी देशांतर पर और ये 82.5 टोटल 120 ही गया है, ठीक है ना। बात समझना। यहाँ पर 12 बज रहे हैं। अब इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 120 निकालेंगे पहले, तो 120 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा? 6 घंटे आएगा। तो 6 घंटे तो ये टोटल आया कितना? सॉरी 8 घंटे। 8 छंग 6 8 48 होता है, तो 8 घंटे बिल्कुल सही जा रहे थे हम लोग। 8 घंटे आया। अब 8 घंटे में आपको 120 में 82 घटा दो ना, तो कितना बचा? तो आप कहेंगे यहाँ पर 8 बचे और यहाँ पर आपके 11, तो 38 बचे। कितना? तो 38 डिग्री का केवल बताना था, 38.5 डिग्री का। तो कितना आएगा? आप कहेंगे 2.5 घंटे आएगा ना। 38 और गुणे आप 4 कर लो तो कितना होगा? 8 8 चौको 32 की 2 और 8 3 12, 13 14 15, ठीक है ना। 152 आया और आधे घंटे का और जोड़ लो 30 मिनट, है ना। तो आप कहेंगे 2 और 8 और 1, तो आप कितना कहेंगे? तो 120 मिनट ये हो गए 2 घंटे के और 30 मिनट ये हो गए, तो आपके कितने? 2.5 घंटे। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आई होगी एकदम, मैंने क्लियर करते हुए बताया। भारतीय मानक समय यमुनोत्तर के सबसे नजदीक शहर स्थित है आपका मिर्जापुर। तो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से जाता है? तो 5 राज्यों से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ना। आप हाँ, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन 5 राज्यों को याद करके रखना। भारतीय मानक समय IST लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है? 8 डिग्री चैनल बनाता है और 8 डिग्री चैनल आपका मालदीव को मिनिकाय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है तो लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में स्थित है। 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, तीनों हो गए। यदि कहा गया अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे तथा 5 बजे प्रातः पर होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने समय होगा? तो 7 बजे होगा। देखो हमारा जो भारत का मैप है, ये आपका कैसा है? चतुष्कोणीय मैप बताया जाता है। कैसा है? चतुष्कोणीय, मतलब कि आपकी चारों भुजाएं लगभग लगभग समान बताई जाती हैं।
तो 2 घंटे का अंतराल आता है, मतलब 30 डिग्री का अंतराल आता है। तो कितने, तो 30 डिग्री गुणे आप 4 करेंगे तो 120 मिनट आता है, और 120 मिनट मतलब 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है ना, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, देखो ये है आपका भारत। तो यहाँ पर तो इंदिरा कॉल है, यहाँ पर आपका किविथु है, यहाँ पर आपका गुहार मोती या गौर माता होता है, यहाँ पर कन्याकुमारी। लेकिन आपका कहा गया आपका ग्रेट निकोबार में यहाँ पर सबसे सुदूर दक्षिणी बिंदु 0 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, जो आपका क्या कहलाता है, इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे पहले आपके पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। आगे आते हैं। भारत ने नई आपके शहादवृत्ति के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी थी? तो 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। कहाँ पर? अगर पूछा जाए भारत की नई आपकी सशस्त्रवाद शताब्दी के सूर्योदय की पहली किरण, तो कहाँ पर, या आपके मेरेडियन कहाँ पर देखेगी? तो 92.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप 92.97 डिग्री 25 मिनट जाते ना, तो देखिए कहाँ पर गए थे, 92.5 डिग्री पर। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। याद रखो, पुराने प्राचीन काल से इस उज्जैन को भारत का ग्रीनविच कहा जाता था। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण करती है तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच में। डूरंड लाइन तो अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होती हैं श्रीनगर को। कहाँ को? श्रीनगर को नहीं प्राप्त होती हैं। तो एकदम ये वाली बात एकदम फैक्चुअल याद करते चलना है, और सब कुछ मैंने आपको इधर बता दिया है कि कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का समय क्या होगा? 7 बजे। 2 घंटे के अंतराल पर पूछे आएगा। ठीक है। प्राचीनतम कहा गया, भारत का प्राचीनतम भाग है तो दक्कन का पठार है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पूछा गया तो आप कहेंगे दक्कन का पठार है। राज्य युवा एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में अब आपके कुछ क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कहा गया भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात एकदम याद रखें। सिलवासा किसकी राजधानी? दादर एवं नागर हवेली की है। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप आपका 26 जनवरी 2020 से अब एक यूटी बन चुके हैं, दोनों आप दोनों का मिलन कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या वाला तो दिल्ली है। कहा गया भारत सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रफल का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख है। उत्तर पूर्वी की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन शामिल हो गई है तो सिक्किम कहा जाता है। ऐसा माना जाता है सिक्किम को, वैसे एक भाई माना जाता है पूर्वोत्तर का, लेकिन ये पूर्वोत्तर में है नहीं। अभी आपके यूपी पीसीएस एई में 2011 में ये बात पूछी गई थी। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हो, बांग्लादेश, आप कहेंगे त्रिपुरा। कौन है? त्रिपुरा। तो आप देखेंगे ये आपका यहाँ पर त्रिपुरा है और ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश हमारे भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। सबसे ज्यादा ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है और ये 4096.07 किलोमीटर हमारे भारत से सीमा साझा करता है। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल के 10 केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है। वह नगर या शहर जो भारत की किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, आप कहेंगे गुवाहाटी। मतलब ऑप्शन में गुवाहाटी रहा होगा, बाकी राजधानियां रही होंगी, जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी हो सकता रही हो लखनऊ, या हो सकता है और किसी राज्य की राजधानी रही हो, जैसे बिहार की पटना हो या मध्य प्रदेश की इंदौर, कुछ भी राजधानी हो सकता रही हो, तो आपको क्या कहेंगे? गुवाहाटी नहीं है। अब कहा गया सीमावर्ती देश, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती, तो आप कहेंगे भारत और चीन के बीच में। पूछा गया है क्वेश्चन आप सभी को, इसलिए मैं बिल्कुल दिखाते थे 2018 यूपी पीसीएस प्री में। भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। ठीक है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि आपके पाकिस्तान से, तो अब क्या होगा? आप कहेंगे लद्दाख भी हो चुका है, तो आप कहेंगे 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है पाकिस्तान हमारे भारत से, और उसमें आप नीचे से चलेंगे तो गुजरात होगा आपका। गुजरात के बाद राजस्थान भी होगा, पंजाब भी होगा, जम्मू कश्मीर भी होगा और लद्दाख भी होगा, याद रखना है। कहा गया भारत का वह राज्य जिसके तरफ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो आप कहेंगे त्रिपुरा, जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है, तो मिजोरम, बांग्लादेश से भी सीमा साझा करता है और म्यांमार से भी सीमा साझा करता है।
म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्य का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताएं। तो ये आपका है भारतीय राज्य और यहाँ पर है म्यांमार। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर आपका मणिपुर और फिर मिजोरम है। ठीक है ना, एकदम सही, ऐसे ही आपको जाना था। आगे आते हैं, अगला आता है कि ब्लू फ्लैग आपके प्रमाणन प्राप्त तट हैं। तो आपको दिया गया क्या, दिया गया था कि आपका घोघला कहाँ का है, तो दीव का है। कासरगोड कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। कप्पड़ कहाँ का है, तो केरल का है। और आप कहेंगे राशिकोंडा कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। तो आपसे पूछे गए थे कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन, देखो 2021 आपका यूपीपीएससी में पूछा गया है, एई में, तो 2021 में पूछा गया है। तो आपको अब जितने भी आपके ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हैं, तो उनको याद करके रखना है कौन कहाँ का है। ठीक है ना, अब आप बताएंगे अभी तक के कितने ब्लू फ्लैग प्रमाणन को प्राप्त किया गया है या प्रमाण दिया जा चुका है भारत में। कमेंट में इसका उत्तर जरूर दें। ठीक है, आइए, हाँ बिल्कुल, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें और आप सभी लोगों को, हाँ बिल्कुल, स्वागत अभिनंदन है। आइए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार, तो आप कहेंगे तट से 12 समुद्री मील तक। कितना, तट से 12 समुद्र, ये प्रादेशिक जल क्षेत्रफल, प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार 12 समुद्री मील तक है। आपके यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया था। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, मणिपुर भी है, उत्तर प्रदेश भी कभी कभी पूछा जाता है। आगे सही सुमेलन करें। चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है, शांति निकेतन आपका शैक्षिक नगर है, धनबाद आपका खनन नगर है, आबू आपका पर्यटन नगर है। ऐसे आपको मिलान करने के लिए उत्तर आया, प्रश्न आया था 2008 में, तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। अगला है कि पर्वतीय, पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो आपके कुछ दर्रे दिए गए कि आपका कहा गया देवसा दर्रा कहाँ का होगा, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश। नीति दर्रा उत्तराखंड का, सांगला दर्रा आपका लद्दाख का, बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर का है। आगे आपका आपका डुड्डा बेट्टा चोटी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला कहाँ की है, तो नीलगिरी की। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी आपकी दुद्दा बेट्टा पूछी जाती है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिला में स्थित है। तो हिमालय में त्रिशूल शिखर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये पहाड़ी और पर्वत है, जैसे कि बटेश्वर पहाड़ियाँ आपके भागलपुर बिहार में है, बिलारी पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, चिन श्रृंखला मणिपुर में है, दूसरी पहाड़ियाँ आपके महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। और 2022 यूपीपीसीएस में आपका ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आगे भारत के राज्य सबसे ऊंची पर्वत चोटियाँ, जैसे तमिलनाडु की दुद्दा बेट्टा होगी, जो राज्य आपके नीलगिरी की भी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। राजस्थान में आप कहेंगे गुरु शिखर, जो आपकी अरावली पर्वत शिखर में है। नागालैंड की आपकी सरामती, मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है। देखो यूपीपीसीएस प्री 2021 और यूपीपीएससी एई में आपका 2020 में पूछा गया है। तो आगे आपका गुल्ला मंदाता शिखर कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कहा गया उनानी मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया। भारत की सबसे दक्षिण पहाड़ी श्रृंखला का इलायची या कार्डमम की पहाड़ियां हैं। जम्मू और कश्मीर कहा गया, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। तो कहा गया काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर और आपकी ये सारी श्रेणियां पूछी जाती हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, तो आप कहेंगे धारवाड़ क्रम को जाना जाता है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है और उसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है और एवं इसकी ऊपरी खंड लावा या बेसाल से आच्छादित। ये सभी कथन किस घाट से संबंधित, तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट से संबंधित। आपके ऑप्शन में कई घाट रहे होंगे। यूपीपीसीएस आरओ मेंस 2017 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। आगे आते हैं, कंचनजंगा शिखर स्थित है, तो भारत में है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि ये भारत में कहाँ पर है। ठीक है ना, भारत में किस राज्य में है। अक्षय चिन्ह का भाग है, तो लद्दाख का पठार में है। हिमालय कहा गया पर्यायवासी है, तो महान हिमालय का है। ठीक है, महान हिमालय को ही लघु हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय कहा जाता है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। आगे कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। तो कुल्लू घाटी कहाँ पर है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। कहा गया उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, तो नंदा देवी। कौन सा है, नंदा देवी है। कहा गया वे पहाड़ियां जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है, तो नीलगिरी पहाड़ी है। आपका देखो पूछा गया है। आगे कार्डमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है, तो केरल और तमिलनाडु में। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपी कहा गया भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी चोटी है, जो आपके अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है।
नंगा पर्वत अवस्थित है तो जम्मू कश्मीर में है। लघु हिमालय का माना गया है तो आप कहेंगे 1600 1650 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी के बीच में इसका लघु हिमालय माना गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैंडल पीक है। अगर केवल निकोबार की पूछती तो आप कहते माउंट थुलियर है, ठीक है। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, देखो फिर से पूछ लिया गया तो आप कहेंगे धौलाधर एवं पीर पंजाल के बीच में। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है ना, तो आप कहेंगे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे नवीन शिवालिक हिमालय। धौलाधर और पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है तो लघु हिमालय पर है। कहाँ पर है? लघु हिमालय पर। नंदा और आपकी तापी नदी किस पहाड़ियों के बीच में बहती हैं? तो आप कहेंगे सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में। कई बार बताया जा चुका है, जो को यूपी पीसीएस प्री जीएस में 2002 में पूछा गया और फिर जीएस पेपर में 2007 में पूछा गया। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, बस आपको उनको करने अच्छे से आना चाहिए। ये सबसे ऊंची चोटी है, जैसे केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है, नागालैंड की आपकी सारामती है, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की दुद्धा बेटा है। अब ये फिर से आपकी कुछ पहाड़ियाँ, जैसे नोकरेक पहाड़ी आपकी कहाँ पर है? मेघालय पर है। अगस्त मलाई आपकी केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में है। कहा गया मैकाल रेंज स्थित है तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, लेह स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, याद करके रखें। अब पहाड़ी क्षेत्र में कुछ क्वेश्चन पूछे गए या बनाए गए, जैसे दंडकारण्य अवस्थित है तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। ये प्रश्न ऐसे पूछा गया था। मेघालय का पठार भाग है तो प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है मेघालय का पठार, ठीक है ना। आप कहेंगे मालदा गैप से अलग हो गया था। देखो यूपी आरओ प्री 2013 में पूछा गया था। अब मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए, तो जैसे कहा गया राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल अवस्थित है या विस्तार है, तो आप कहेंगे प्लिस्टोसीन एवं आपके अभिनव जमाव के कारण इसका विस्तार हुआ है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है भावर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर क्षेत्र। आगे आते हैं, कहा गया अपवाह तंत्र। अब आपके सिंधु, जैसे सिंधु बेसिन के बारे में, तो आइए सिंधु बेसिन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले सिंधु बेसिन कहा गया पंचनंद में शामिल नहीं है, तो कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे सिंधु शामिल नहीं है। कौन सी नहीं? सिंधु शामिल नहीं है। कहा गया सिंधु नदी का उद्गम होता है तो कैलाश पर्वत से होता है। अब आप बताएंगे पंचनंद में कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है तो आप कहेंगे सतलज नदी है। कहा गया दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा एक सहायक नदी है तो झेलम की है। किसकी? झेलम की सहायक नदी है। कहा गया सोन नदी का वास्तविक स्रोत आप कहेंगे शहडोल जिले में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। देखो घुमा के प्रश्न यही आ गया ना, इसीलिए कहा जाता है प्रीवियस ईयर को ढंग से पढ़ो, है ना। घुमा घुमा के आपसे प्रश्न आज भी 40 से लेकर 45% प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं 150 प्रश्नों की बात कर रही हूँ, मैं आपके 140 प्रश्नों में बात कर रही हूँ कि आज भी 40 से 45% आपके प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। लोगों को लगता है कि नए पैटर्न के अनुसार बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, लेकिन आज भी ये प्रीवियस ईयर को घुमा घुमा, तो प्रीवियस ईयर आप एकदम कंप्लीटली तैयार रखें कि अगर आ जाए तो वो गलत ना हो पाए। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है तो सतलज नदी है। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है तो आप कहेंगे आपके विष्णु द्वाब फैला हुआ है। कौन सा द्वाब? पूछा जाता है कि आपके ब्यास और सतलज नदियों के बीच में कौन सा विष्णु द्वाब है। अब ब्रह्मपुत्र बेसिन पूछा जा रहा है। आइए, वह नदी जिसमें माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है जो आपके असम में स्थित है। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई, तीस्ता नदी हो गई। हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है कि नदी अपहरण है। क्या है? नदी अपहरण है। कहा गया वह नदी जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी आपके एक ही स्रोत से निकलती है। तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कि किन स्रोतों से इनका उद्गार या किन स्रोतों से निकलती हैं। आगे आते हैं, गंगा बेसिन। देखो गंगा में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और क्या भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? जोक नदी नहीं है। सबसे पहला प्रश्न याद रखो। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम पद्मा हो जाता है। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं तो देवप्रयाग, यहीं से गंगा गंगा कहलाती है, क्योंकि ये देवप्रयाग ये आपकी भागीरथी की मुख्य धारा को ये आगे गंगा कहा गया।
अध्यारोपित नदी का उदाहरण चंबल है। कौन सी है? चंबल है। बेतवा नदी मिलती है तो यमुना में मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, अलकनंदा नदी है। खूब पूछा जाता है। गंगा नदी उदाहरण है, आप कहेंगे पूर्ववर्ती अफवाह, है ना। कहा जाता है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह का दहाड़ हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बढ़ती जाती हैं। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए आपके कुख्यात है तो कोसी नदी। बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आपके बाढ़ आ जाने पर ये परिवर्तन बदल देती, मार्ग का परिवर्तन कर देती हैं। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है तो राप्ती नदी है। अब आप इधर स्वयं देखते चले, हमें दिखाने की जरूरत ना पड़े कि ये प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया गंगा की एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है, गोमती नदी। अब कमेंट बॉक्स में ये बताओगे गोमती नदी कहाँ से निकलती, बहुत बार बता चुके हैं। गंगा की सहायक नदी जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में या उत्तर दिशा में बह रही, तो सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। आइए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी बेसिन से पूछा गया 2023 में यूपी पीसीएस में ये प्रश्न है। यमुना यमुनोत्री बंदरपुर से निकलती है। कृष्णा आपका महाबलेश्वरम महाराष्ट्र से निकलती है। और आपका गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से, नासिक से निकलती है। महानदी आपकी सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। आगे जिन राज्यों से होकर आपकी गोदावरी नदी बहती हुई महाराष्ट्र से निकलती है, फिर कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। बीओ री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीप नदी कौन सी, तो आप कहेंगे गोदावरी। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितनी लंबी, कितने किलोमीटर की लंबी है। भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सी नदी है, तो गंगा है। कितने किलोमीटर की लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा बेसिन, तो अब कृष्णा नदी की सहायक नदियां नहीं है, तो आप कहेंगे तेल कृष्णा नदी की सहायक नदियां नहीं है। तो अब कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे तेल किसकी सहायक नदियां हैं। ये प्रश्न पूछा गया होगा कि कृष्णा निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो तेल वहां पर नहीं रही होगी, बाकी आपकी कृष्णा की सहायक नदियां रही होंगी, तो आप कहेंगे तेल कृष्णा की सहायक नदियां नहीं है। 2023 में ये प्रश्न आया कि आपकी ये सहायक नदियां, ये नदियां जैसे मालप्रभा कृष्णा नदी की है, हेमावती कावेरी की है, आपकी मंजारा गोदावरी की है, प्राणहिता गोदावरी की है। तो ये 2023 के यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे, वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, तो आपकी नर्मदा नहीं रही होगी ऑप्शन में, तो ताप्ती है। ताप्ती नहीं होती तो आप कहेंगे दामोदर होगी। ठीक है। अब आगे के आगे ये प्रमुख नदियां, ये सहायक नदियां। गोदावरी की सहायक नदी आप कहेंगे वैनगंगा, नर्मदा की सहायक नदी तवा, कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा, कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। वह नदी जो मुलतई के पवित्र तालाब या टैंक से निकलती, आप कहेंगे ताप्ती नदी। याद करो भाई, है ना। यूपी पीसीएस आपका जीडीसी 2021 में पूछा गया। कोसी नदी का स्रोत स्थित है कहाँ पर, तो माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भरमार है, कैसे पूछे गए आप स्वयं देखो। वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की 10 से सबसे बड़ी नदी बेसिन है, तो आप कहेंगे महानदी है। कौन सी? महानदी। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2022 में, यूपी पीसीएस आरओ मेंस एग्जाम 2021 में, देखो आपके आपस में उठा के पूछ लिए गए। वह भारतीय नदियों का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती नर्मदा और ताप्ती नदियां। आप स्वयं देख सकते हैं ये कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं। आगे, नदी घाटी परियोजना जैसे रिहंद नदी पर है, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, माता तीला बांध बेतवा नदी पर, आपकी पोचम पांध परियोजना गोदावरी नदी पर है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी आप कहेंगे वैगई नदी, आप देख सकते हैं जीआईसी में पूछा गया। पश्चिम वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, नर्मदा नदी। तो किसके बीच? दो पर्वत श्रेणियों के बीच, ऊपर में विंध्य पर्वत और नीचे में आपका क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी आपकी नर्मदा और ताप्ती है। वह नदी जो एस्चुरी बनाती है, तो आप कहेंगे ताप्ती नदी है। ताप्ती, नर्मदा, दामोदर नदियां। अरब सागर में गिरने वाली ताप्ती आपकी ताप्ती है, लूनी है ना, माही नदी है, नर्मदा है, ये प्रमुख नदियां मानी जाती है। अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी है। नर्मदा निकलती, महानदी निकलती, सोन नदी निकलती है। नर्मदा प्रभावित होती सतपुड़ा श्रेणी में और विंध्य पर्वत के या विंध्य श्रेणी के मध्य में। ज्वारंद मुख बनाने वाली नदियां, तो आप कहेंगे नर्मदा नदी होगी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा, या अगर यहाँ पर होता है भारत की दक्षिण की गंगा, तो कावेरी नदी। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं।
दामोदर जिसकी सहायक नदी वो है हुगली नदी, किसकी, हुगली की। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। कहा गया दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां, कहा गया दक्षिण भारत की नदियां मुख्य या प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र बनाती हैं, तो आप कहेंगे वृक्षानुमा बनाती, ऐसे 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 करके वृक्षानुमा बना देती हैं। कहा गया दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के कहा गया आपके स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्य और नदियों के नाम बताए, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन और बेतवा नदी। तो दो राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। दो नदियां कौन है, आप कहेंगे केन और बेतवा। कहा गया आपके हंगरी सहायक नदी है किसकी, तुंगभद्रा की। कहा गया संकोच नदी सीमा बनाती असम और अरुणाचल के बीच में, अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सी सीमा बनाती है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है आपकी संकोच नदी। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती, महानदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करके रखेंगे। दक्कन के पठार में नदियों के प्रवाह का प्रभाव होता है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, आपका बीईओ 2003 में प्रश्न पूछा गया, सुमेलित करें। गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, यमुना की सहायक नदी चंबल सिंध बेतवा केन है। आगे नदियों के किनारे स्थित नगर, जैसे गोलकुंडा जिला भारत में कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे तेलंगाना में, ठीक है ना। तो आगे विष्णु प्रयाग नदियों के संगम में स्थित है, तो आपकी धौली गंगा और अलकनंदा के बीच में। अब आप पंच प्रयाग के बारे में बताएंगे। देव प्रयाग किन दो नदियों के बीच में है, रुद्र प्रयाग किन दो नदियों के बीच में है, नंद प्रयाग किन दो नदियों के बीच में है, और आप कहेंगे विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के बीच में, आपको पता ही हो गया, ठीक है। तो आप इनके बारे में बताएंगे, कौन से प्रयाग किस नदियों के बीच में, कमेंट करें। कहा गया धौली स्थित है, तो भुवनेश्वर में है, कहाँ पर, भुवनेश्वर में। ले अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर, याद रखो, सिंधु नदी के दाएं तट पर ले है। नासिक अवस्थित है, गोदावरी नदी के किनारे है ना। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम आप कहेंगे खिड़की था, कौन सा, खिड़की था, औरंगाबाद। अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती कब मना रहा है, कौन सी इस बार, तो आप कहेंगे 600वीं शताब्दी, ठीक है ना, या 600वीं आपकी क्या मनाया गया है, तो जयंती मनाई गई है, ठीक है ना। 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे तटीय वर्ग एवं द्वीप समूह, तो कोरोमंडल तट पर अवस्थित केंद्रीय नगर है, तो आप कहेंगे नागापट्टिनम है, कौन सा है, नागापट्टिनम। अब कोरोमंडल तट कहाँ से लेकर कहाँ तक है, बताएं भाई। आगे कृष्णा डेल्टा आपके कैप कमोरिन के मध्य स्थित है, तो कोरोमंडल तट के बीच में। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील के, कहाँ पर, पुलिकट झील के। तो ये पूछे गए हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। आप ये जानते नहीं श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के पास है, तो पुलिकट झील के पास है। आगे पश्चिमी भाग, आगे आपका कोरी क्रिक या आपकी निवेशिका अवस्थित है कच्छ के रण में। आगे केरल के आपका कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, क्या, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है, तो केरल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी, और आपके पूछे भी गए हैं। अब आते हैं द्वीप समूह, तो आगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है, तो अमीनी द्वीप समूह नहीं है। बाकी जो द्वीप रहे होंगे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रहे होंगे, है ना। कहा गया भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य, रामेश्वरम द्वीप, कौन सा, रामेश्वरम। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप सालसेट द्वीप है, कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पाक की खाड़ी अवस्थित है, मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। पाक की खाड़ी आपके श्रीलंका को और भारत के तमिलनाडु को अलग करती है। तो आगे आपके बेलीकोंडा समूह का संरचनात्मक हिस्सा है पूर्वी घाट, कौन सा है, पूर्वी घाट। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा गया। अब अगला है जो आपके बीईओ 2003 में पूछा गया है कि ये द्वीप है और ये अवस्थिति है। कहा गया आपका वेंत शाखोरधर या शाखोदर द्वीप कहाँ पर है, तो कच्छ की खाड़ी पर है ना। पिरम द्वीप कहाँ पर है, तो खंबात की खाड़ी पर है। द्वारका द्वीप कहाँ पर, अरब सागर में है। द्वीप कहाँ पर है, तो आप कहेंगे काठियावाड़ तल पर है, ठीक है, या काठियावाड़ तट पर है, ठीक है। भारत में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो आप कहेंगे अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की कहा गया सुदूर या सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो मिनिकॉय आता है, कौन सा आता है, मिनिकॉय आता है, ठीक है। क्या कहेंगे सही उत्तर, मिनिकॉय। आइए अन्य तथ्य देखते हैं। हाँ बिल्कुल, एक घूंट पानी ले लेते हैं। आगे
कहा गया कुछ अन्य तथ्य अदर फैक्ट्स, जैसे केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट से। ये आपका केरल तट, और इसे किस नाम से? मालाबार तट। यहीं से आपका मानसून प्रवेश करता है भारत में। भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, तो गोंडवाना समूह क्षेत्र है। कौन सा होगा? गोंडवाना। कहा गया वेलिकोंडा समूह संरचनात्मकता है, तो पूर्वी घाट का है। किसका है? पूर्वी घाट का। मेंस में पूछा गया, आर ओ जीएस 2016 में पूछा गया है ना। और आपके यूपी पीसीएस कंप्यूटर असिस्टेंट 2019 में ये 3 अलग से तथ्य पूछे गए थे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आपकी प्रमुख घाटियां, प्रपात और झीलें। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न। देखो 2017 में पूछा गया, फिर 2022 में पूछा गया। वह नदी जो आपकी नुब्रा घाटी में स्थित है, तो सियाचिन है। वह हिमनद जो आपकी नुब्रा घाटी में स्थित है, तो आप कहेंगे सियाचिन है। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखो। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है, मिलाम। कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट, मिलाम। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी से। कहाँ से? दामोदर घाटी। आगे आते हैं। अब कुछ आपके प्रपात हैं जो पूछे गए हैं। देखो यहाँ पर आपके 2022 में पूछा गया है यह प्रश्न। ये प्रपात, ये नदी, जैसे शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। आपका जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। कहा गया आपका वट्टापराई जलप्रपात, आप कहेंगे पजियार नदी, याद करो इसको। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। बूढ़ा घाघ प्रपात आप कहेंगे बूढ़ा नदी पर है। ठीक है ना। आपके यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया। ठीक है। आगे आपके ये राज्य हैं और ये गर्म झरने हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, उड़ीसा में आपका तप्त पानी है, महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, और राजस्थान की नारायणी। ये गर्म झरने हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि घर में गीजर लगाना, तो ये प्राकृतिक रूप से गर्म झरने, मतलब आपकी प्राकृतिक रूप से गर्म पानी देते हैं। आ गया ऊष्मा। ऊष्मा गतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और प्री 2022 में ये फैक्ट पूछा जा चुका है। अब आगे भारत के जलप्रपात और अवस्थिति, जैसे आपका बरकाना जलप्रपात तो कर्नाटक में है। आपके कहा गया कंधा धार जलप्रपात उड़ीसा में है। कहा गया वाझाचल जलप्रपात केरल में है। आपका पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। चुपचाप आप लोग सिर्फ पढ़ते रहें, और ये रिवीजन आपकी जिंदगी को बदलने वाला ये हकीकत है। इससे बाहर आपके ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। मैं वादा करती हूँ जो आपको 10 से 12 क्वेश्चन केवल इंडियन ज्योग्राफी से आते हैं, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। केवल बस आपको करंट वाली अगर कोई बात हो तो उसे अपडेट करते रहना। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लगभग आपका 30-33 साल का निचोड़ है। आइए, सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुचिकल भारत में स्थित है, तो कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। कहा गया वह झील जो भारत के दो राज्यों से सीमा साझा करती, तो पुलिकट झील आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करती है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो सांभर झील है। कहा गया भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है। ठीक है। तो खारे पानी और लैगून झील या चिल्का झील पूछी जाए तो आप कहेंगे उड़ीसा वाली है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील है, जो आपके जम्मू कश्मीर में। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश का आपका कहा गया हरसूद नगर आपका जल मग्न हुआ है, तो इंदिरा सागर है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके रखें, मध्य प्रदेश में है। रहस्यमय झील कहाँ पर है? तो आप रहस्यमय झील किसे कहा जाता है? रूपकुंड को। अब बताएंगे रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। मुंबई की मीठी नदी निकलती है, तो आप कहेंगे बिहार झील से। चिल्का झील अवस्थित है उड़ीसा में। भारत में फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में, ये पीलीभीत में। आगे आगे कहा गया है कि आपकी ये हिमनदियां हैं और ये अवस्थितियां, जैसे सियाचिन हिमनदी नुब्रा घाटी में। कहा गया आपका बैफो हिमनदी आपका कहा गया ब्राब लोह घाटी में। बारह सिगरी हिमनदी आप कहेंगे आपकी चंद्र घाटी में। सोना पानी हिमनदी आप कहेंगे चंद्र घाटी लाहौल स्पीति में। अब लाहौल स्पीति है कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आगे की कुछ दर्रे हैं और 2023 यूपी पीसीएस में पूछा गया। माना दर्रा उत्तराखंड का, नीति दर्रा उत्तराखंड का, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश का, आपका अगिल दर्रा लद्दाख का है। अगर ये एक नहीं भी आ रहा होगा तो इन तीन को मिलाने के बाद जो बचेगा वही मिलान हो जाएगा। वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में
होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। 2021 के पीसीएस में पूछा गया। कहा गया चौरा बड़ी ग्लेशियर अवस्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ठीक है ना, याद रखना। भारत के प्रमुख दर्रे, जैसे पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही लगा है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। कहा जाता है 2023 2000 यूपी पीसीएस आरओ 2023 जो एग्जाम कैंसिल हो गया उसमें पूछा गया था, ठीक है। आरओ में आया था क्या इस बार? अरे बोलो, आया था क्या जो अभी आपका कैंसिल हुआ एग्जाम? तो आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल आया था। तो थाली भर पुलाव, ये आपका ट्रिक बताया जाता है। वह दर्रा, भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा सिक्किम, है ना, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम। जिलेपला दर्रा कहाँ पर हो? कमेंट करके बताएं जिलेपला दर्रा कहाँ पर होगा। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं स्थित है, तो आप कहेंगे खैबर दर्रा। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है, तो जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे सिक्किम में, ठीक है, नाथुला दर्रा। अभी आपका यहाँ पर भी नाथुला देखो जीआईसी में पूछा गया, यहाँ पर 2006 में पीसीएस में पूछा गया था। सन 2006 में नाथुला जिन जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया, तो कौन था? चीन था। भारत और चीन के बीच में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। 2009 में पूछा गया। ये दर्रे हैं, ये राज्य हैं। जैसे बनिहाल दर्रा अब आप कह सकते हैं कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। अब मानसून एवं वर्षा आते, इधर केवल ये बताया गया कब ये बातें पूछी गई हैं। कहा गया भारत में मानसून की उत्पत्ति करने वाली पवन, तो दक्षिण पश्चिम पवनें आती हैं। दक्षिण पश्चिम पवनों से मालाबार तट से भारत में मानसून प्रवेश करता है। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है, तो मानसून का है। किसका है? मानसून का है। भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले आता है, केरल में आता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती वायुमंडल की नमी पर। कहाँ पर? वायुमंडल की नमी पर वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वायुमंडल की नमी पर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान चेन्नई। दक्षिण पश्चिम से पूछा जा रहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है, ठीक है। कहा गया एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और आपके ढलाव पहाड़ी स्थल हैं, जिसकी खेती अभीष्ट या आइडियल होगी, तो चाय की। किसके लिए? चाय के लिए। देख सकते हो प्री में पूछा गया है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होने वाला राज्य है, तो उत्तर पूर्वी, है ना। लौटते हुए मानसून में तमिलनाडु में सबसे झमाझम बारिश होती है। वह स्थान जहां पर सबसे कम वर्षा होती, ले। अब आप कमेंट करेंगे सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत में। भारत में क्या? विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो जम्मू एवं कश्मीर में। कहा गया भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना। तो बस इसी के लिए इसे क्या कहा है? यह देश प्यासी धरती के नाम से, प्यासी भूमि के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभों द्वारा होती है। देखो कई बार पूछा गया ये। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है, तो लघु औद्योगिक इकाइयों का है, या कह सकते हैं लघु औद्योगिक इकाइयों का है। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है, केरल है। कौन सा है? केरल है। आगे बढ़ते हैं। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से, ठीक है ना। इसका उत्तर आई होप ज्ञान भैया जी हमारे बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकालीन वर्षा होती है, तो उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर होती है? उत्तर पश्चिम में। कहा गया आपका पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य, तो पश्चिम बंगाल है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। कहा गया पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई पश्चिमी हिमालय में है, तो कम है। क्या होगा? कम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुसुप्ता दशा दर्शाती है, तो आपकी निम्न आर्द्रता को। किसको दर्शाती है? तो निम्न आर्द्रता को दर्शाती है, ठीक है ना। भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा वाला स्थान कहाँ? वर्षा की, तो मानसिन राम है। कहाँ पर है? किस राज्य पर है? ये बताएंगे। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को, ठीक है। लौटते मानसून से वर्षा होती है, कोरोमंडल तट में होती है, या तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होती है। भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लालिना भी प्रबल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करो भाई फटाफट। अब आते हैं वन की चर्चा करते हैं, फॉरेस्ट की। कहा गया आपके हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867
1867 में भारत को कितने वन क्षेत्रों में विभाजित किया था? 8। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। याद करो भाई। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार का क्षेत्र है तो मालाबार तट है। कौन सा तट है? मालाबार तट है। भारत वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है तो मिजोरम में है। अगर परसेंट भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है तो मिजोरम में। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा। कहा गया भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाया जाता है तो मध्य प्रदेश में। याद रखो, ठीक है। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहा गया आपके वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो पूर्वी दक्कन में। कहाँ पर? पूर्वी दक्कन में। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है तो आप कहेंगे यूकेलिप्टिस है। कौन सा है? यूकेलिप्टिस है। देखो यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया, इसके बाद भी पूछा गया। राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य रखा गया था? तो 1/3। 2002 में पूछा गया। राज्य समूह में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है तो आपके अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। याद करके रखना है। कहा गया भारत के कुल क्षेत्रफलों में वन क्षेत्रफल कितना है? तो वन क्षेत्रफल केवल पूछा जा रहा है तो 21.71% है। और कुल क्षेत्रों में आपका वृक्ष आच्छादित क्षेत्रफल 2.91%। वन रहित या वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल वर्तमान में कितना है? 24.62% है। ये आपके 2021 के रिपोर्ट के अनुसार है क्योंकि उसके बाद अभी रिपोर्ट नहीं आई है 2023 के। आगे नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं तो आप कहेंगे इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। याद करो, याद करें। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है भूटान में। कहाँ पर है? भूटान में है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण प्रतिशत कितना? तो 12% है। याद करें। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है तो अरुणाचल प्रदेश। याद करो भाई। सागौन तथा साल उत्पाद होते हैं तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पर होते हैं। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग आपका वनाच्छादित है तो मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम सबसे ज्यादा। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो आप कहेंगे गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें आपके वनाच्छादित भूमि की अधिकतम प्रतिशत वाला जिला है या प्रतिशत मिलता है तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश है। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। याद करके रखें। अब आते हैं प्राकृतिक आपदाएं हैं कुछ, जैसे आपकी प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती अकाल या बाढ़। अब ये अकाल और बाढ़ आपको बताकर नहीं आएगी, ठीक है ना। आपको क्या करेगी? बताकर नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता है तो आप कहेंगे कर्नाटक पठार है। कौन सा पठार है? कर्नाटक पठार है। कहा गया भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रायद्वीप या उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील में जिसका कारण है तो आप कहेंगे प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। कौन सी? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। याद करो भाई। आगे कहा गया भारत को भूकंपी जोखिम आंचलों में विभाजित किया गया 4। कमेंट बॉक्स में उन चारों के नाम बता दे। कहा गया आपके किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई दी तो 50 वर्ष। अगर कोई भी पशु या पक्षी या कोई भी आपके प्रजाति 50 वर्षों तक लगातार न दिखाई दे तो उसे विलुप्त माना जाएगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार है। सर्वाधिक आपके प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है तो उड़ीसा में आती है। कहाँ पर? उड़ीसा में। आगे चट्टानियों में शैल एवं मृदा। अब आइए चट्टान देखते हैं, जैसे आपकी मिट्टी और राज्य, जैसे जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है तो गोंडवाना। नवीनतम तो कौन सी होगी? गोंडवाना। अब इससे भी पुरानी पुरानी उसमें रही होंगी, अरावली है, ये है, वो है, तो इसलिए नवीनतम कौन सी होगी? गोंडवाना। कहा गया पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि
भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है तो उत्तर की ओर, किधर खिसक रहा है, लगातार उत्तर की ओर बढ़ता जा रहा है। मृदा से संबंधित है तो आप कहेंगे इडेफिक। कौन सा? इडेफिक। बेसाल्ट लावा के उपचय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी रेगुर मिट्टियां कहलाती है। कौन सी मिट्टी? रेगुर मिट्टी। शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेप या आपके कहा गया आपका डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत है तो गोंडवाना तंत्र है। कौन सा है? गोंडवाना तंत्र है। कहा गया भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं तो धारवाड़ तंत्र में। कहाँ पर? धारवाड़ तंत्र में। प्रायद्वीपीय भारत में हिम युगों में से वह युग जिसमें आपके हिमानीकृत हुआ है तो आप कहेंगे प्लिस्टोसीन युग में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके यूडीएलडीए मतलब आरओ 2010 में पूछा गया था। ठीक है। कहा गया विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है तो आप कहेंगे चूना पत्थर है। शैल का कायांतरित तो आपका तुल्यमान रूप है तो शिष्ट है। कौन सा है? शिष्ट है। ठीक है ना। आगे कहा गया भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है तो धारवाड़ तंत्र है। याद रखो, भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है तो अत्यंत रूपांतरित और आपके खनिज पदार्थों से युक्त है। ठीक है। आगे अब आती है केवल काली मिट्टी के बारे में क्या बात पूछी गई अभी तक। लेटेस्ट यहाँ पर 2022 आपके पूछा गया है लेक्चरर में। काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर के नाम से, स्वतः जुती हुई मिट्टी के नाम से, कपासी मिट्टी के नाम से, परिपक्व मिट्टी के नाम से। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है ना। तो कम सिंचाई मतलब ये जब इसमें सिंचाई की जाती है तो पानी बहुत अधिक ले लेती है, ग्रहण कर लेती है। जल ग्रहण क्षमता इसके अंदर बहुत ज्यादा है तो ये सिंचाई को या नमी को रोक कर रखती है और आपकी कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। कहा गया आपकी काली मिट्टी, काली कपासी या कपास मिट्टी जानी जाती तो रेगुर नाम से जानी जाती है। स्वतः आपके कृषि या कृषि मिट्टी का कहा जाता है तो कपासी की काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी आपके उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटेराइट मिट्टी केरल में, असम में, लाल मिट्टी आपके तमिलनाडु में मुख्यतः पाई जाती है। याद रखना है ये आपके 2022 का लेटेस्ट है। वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है चंबल घाटी। कौन सा है? चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। कहा गया गंगा घाटी में आपकी बांगर मिट्टी पाई जाती है तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। ठीक है। तो बांगर को ही क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे नई मिट्टी कहा जाता है या पुरानी मिट्टी कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, जल्दी से। तो क्या कहेंगे? कहा गया गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है तो बाढ़ के वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अब लेटेराइट मिट्टी के बारे में आते हैं। देखो 2023 एपीएस में यह प्रश्न आया है कि निश्चालन का संबंध किस मिट्टी से है? लेटेराइट मिट्टी से है। लेटेराइट मिट्टी मिलती है तो महाराष्ट्र में मिलती है। यूडीएलडी मतलब आरओ 2006 में पूछा गया। अब लवणी एवं क्षारीय मिट्टी के बारे में आइए बातचीत करते हैं। तो लावा मिट्टी पाई जाती है तो लावा पठार में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो गुजरात में। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है तो क्षारीय मिट्टी। अगर क्षारीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करेंगे तो वो आपके कृषि योग्य हो जाती है। आपके कहा गया पर्वतीय मिट्टी एवं अन्य तथ्य जो आपके पूछे गए। आइए, कहा गया भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी हो वो जस्ता होता है। क्या? जस्ता होता है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है तो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र पर। कहा गया ह्यूमस उदाहरण है तो आप कहेंगे जैविक आपके कोलाइट के। किसके? जैविक कोलाइट के। आगे आते हैं। कहा गया गोंडवाना आपके संस्तरों में पाई जाती है तो प्राकृतिक गैस से। कहा गया घाट प्रवाह नहर परियोजना स्थित है तो कर्नाटक में। उकई नहर परियोजना स्थित है तो गुजरात में। कहा गया आपका नीरा नहर परियोजना तो महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना तो झेलम नदी पर है। कहाँ पर है? झेलम नदी पर। और ये हम खुद से नहीं बता रहे, देखो लगातार आपके बीईओ तीनों ये प्रश्न आपके बीईओ और ये आपका 2023 के यूपीपीसीएस जेईई में पूछा गया था। आगे आते हैं। कहा गया 2019 के बीईओ में पूछा गया ये परियोजना ये नदियां। उकई परियोजना तापी नदी पर। कहा गया जायकावड़ी आपकी परियोजना गोदावरी नदी पर। आपकी खड़क या खड़कावा चल या खड़कावा चला तो आप कहेंगे मुथा नदी पर। आपका मयूराक्षी परियोजना तो मयूराक्षी नदी पर। आगे बढ़ते हैं।
कहा गया आपका चेरुथानी बांध आपका पेरियार नदी पर है। कहा गया आपके मलमपूजा बांध आप कहेंगे मलमपूजा नदी पर है। कोटेश्वर बांध आप कहेंगे भागीरथी नदी पर है। कहा गया वह राज्य जहां आपकी सुइल नदी परियोजना चल रही है तो हिमाचल प्रदेश है, याद करके रखो। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध तो टिहरी बांध। कभी कभी भागीरथी नदी आता है, कभी कभी भिलांगना नदी भी आता है। अगर संयुक्त पूछ लिया जाए कि भागीरथी और भिलांगना की संयुक्त परियोजना या बांध कौन सा है तो आप कहेंगे टिहरी बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध तो राजघाट बांध है। और बताएंगे बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर तो आप कहेंगे इंडन नहर है। कौन सी नहर है? इंडन नहर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता रहती है। ठीक है। वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश या उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है तो भागीरथी नदी है। कहा गया सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य तो आपके गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान है। 2000 आपके 1999 में यूपीपीसीएस में पूछा गया। आगे आते हैं। कहा गया नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर होगा। भारत का वह राज्य जहां नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश है। मीठे पानी के आपकी कल्पसर परियोजना कहाँ पर है? गुजरात में है। वह नदी घाटी परियोजना इसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। चंबल घाटी परियोजना बताएं कितने राज्यों को प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की जा रही तो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है तो उत्तर प्रदेश में होती है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। आगे आपका रणजीत सागर बांध अवस्थित है तो रावी नदी पर है। तुलबुल परियोजना अवस्थित है झेलम नदी पर है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया जाता है तो दिनसा जे आपके दस्तूर से, ठीक है ना, याद रखना। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य करती तो तेलुगु गंगा परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है हरके बैराज से। हरके बैराज किन दो नदियों के मिलने से बना है बताएं भाई। कहा गया गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है तो सरयू पार मैदान पर। राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है तो सतलज नदी से। कहा गया आपका रोंगटांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है तो हिमाचल प्रदेश में। आप इधर देखते चलना है, हम कुछ भी इधर उधर का नहीं बता रहे, सब जो लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है तो आप बताएंगे कावेरी नदी पर। और कहाँ पर है? कर्नाटक में। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना कहाँ पर है तो आप कहेंगे बेतवा नदी पर है। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। कहा गया आपका कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना तो इंदिरा नदी। कहा गया इंदिरा गांधी नगर परियोजना है। कहा गया सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। कहा गया फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है तो हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कहा गया आपका बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है तो सिंचाई एवं नौकागमन के लिए। बड़े बांध बनाने का विरोध किया क्योंकि इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता आ रहा है या पैदा हो रहा है अब लगातार। ठीक है। सबसे बड़ी आपकी सिंचाई परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत सतलज और ब्यास नदी से है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हरके बैराज से। कहा गया रुद्र सागर विकास परियोजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी, यह संबंधित है तो कहाँ से? त्रिपुरा से है। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। अब किस नदी पर यह बांध है ये बताएंगे आप कमेंट करके। कुछ आपके देखो बीईओ 2016-2006 में पूछे गए। मिट्टूर बांध तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध उड़ीसा में किस नदी पर बताते चलेंगे आप। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में है। कृष्णराज बांध कर्नाटक में है। आगे बढ़ते हैं। खनिज संसाधन थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है। देखो यूपीपीसीएसजे में कहा गया आपका कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है अभ्रक। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखो। कहा गया आपका दांतेवाड़ा कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहा गया नुआ मुड़ी आपका कहाँ पर? झारखंड में। सुंदर कहाँ पर? कर्नाटक में। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। 2030 के अभी लेटेस्ट आपके प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया तांबा सबसे ज्यादा
किस खान से प्राप्त होता है? तांबा आप कहेंगे तालोजा या आपके तारेगांव से। लौह अयस्क बेलाडीला से। मैग्नीज आपका बालाघाट से। अभ्रक आपका कहेंगे निल्लौर से। कहाँ से? निल्लौर से। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, याद करके रखो। यूपीपीसीएस 2022 का प्रश्न पूछा गया। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। ऐसे ही पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा किस लिए जाना जाता है, तो एल्यूमिनियम उद्योग के कारण जाना जाता है। कहा गया लौह क्षेत्र है तो कुद्रेमुख। कमेंट जितने भी आपके ऑप्शन रहेंगे उसमें कुद्रेमुख आपका किस लिए? लौह क्षेत्र है। बाकी हो सकता है कोयले क्षेत्र रहे हो। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह संयंत्र की आपूर्ति होती है कहाँ से? क्योंझार से होती है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है तो लौह अयस्क की खनिज से। कहाँ से? लौह अयस्क की खनिज से। भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पाद केंद्रों में कोयला क्षेत्रों में काफी दूर स्थित है भद्रावती से। देखो पूछा गया 2013 में, फिर 2016 में। लौह अयस्क क्षेत्र जैसे आपका तंदूर तो कर्नाटक में है ना, आपके बादाम पहाड़ उड़ीसा में, नोआमुड़ी आपका झारखंड में, कहा गया दल्ली या दल्ली राजहरा आपके छत्तीसगढ़ में। अब तांबा या कॉपर के बारे में, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है जस्ता और तांबा में ना, जस्ता में। कहा गया वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है, राजस्थान। बॉक्साइट कहा गया भारत के दो शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन से होंगे, तो उड़ीसा और गुजरात होंगे। कहा गया कोयला, भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित कीजिए, तो रानीगंज कहाँ पर होगा? पूरब से आना है, मतलब पश्चिम बंगाल। बोकारो, विश्रामपुर, आदिलाबाद है ना, आदिलाबाद। तो आपके यूपीपीसीएस मेंस इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया था मेंस में। कहा गया कोयला क्षेत्र जैसे आपका माकुम कोयला क्षेत्र असम का है, नामचिका कोयला क्षेत्र आपका अरुणाचल में, गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड का है। तो कहा गया सुहागपुर कोयला क्षेत्र आपका आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश का है। बीईओ 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। आगे आते हैं कोयला क्षेत्र जैसे आपके झिलमिल कोयला क्षेत्र, झिलमिल तो छत्तीसगढ़ का है, कर्णपुरा झारखंड का है, रामपुर हिमगिरी आपका उड़ीसा का, सुहागपुर मध्य प्रदेश का है। कहा गया आपका रणजीत घाटी कोयला क्षेत्र सिक्किम का, तंदूर कोयला क्षेत्र तेलंगाना का, वरोरा कोयला क्षेत्र महाराष्ट्र का, आपका कहा गया ललमटिया कोयला क्षेत्र झारखंड का है, याद रखना है। 2016 यूपी आरओ 2000 मेंस 2016 री एग्जाम में, ये आपके री एग्जाम 2016 में, ये भी री एग्जाम 2016 में दो तीनों प्रश्न आए थे भाई साहब। गुरु महिसानी आपके लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, तलचर कोयला के लिए, जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए, जावर जस्ता के लिए जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में कोयला 2018 के दो सबसे बड़े उत्पादक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा थे, ठीक है ना। आगे आते हैं। कहा गया आपका विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं उड़ीसा में। अब भंडार कोयला के कहाँ पर पाए जाते हैं, अब बताएंगे अभी लेटेस्ट डाटा के अनुसार। अब कहेंगे आप झारखंड में कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जा रहा है, झारखंड में। भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग 60% से अधिक है। वह राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार है, तमिलनाडु के नवेली क्षेत्र में। एकदम ऐसे याद रखो, नवेली क्षेत्र। कहा गया भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है, छत्तीसगढ़ में है। कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है तो ऊर्जा उत्पादन के लिए। कहा गया नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। झरिया कोयले क्षेत्र अवस्थित है झारखंड में। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव है तमिलनाडु में, ठीक है। भारत में दो अग्रणी कोयला उत्पादक हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कोई दिक्कत नहीं है। तैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत क्या है, गोंडवाना तंत्र है। भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है तो झरिया कोयला क्षेत्र, झरिया कहाँ का है, झारखंड से। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए देखो, आरओ 2023 में पूछा गया, जो अभी एग्जाम कैंसिल हो गया, ये यूपीपीसीएस प्री में पूछा गया था। कहा गया आपका तलचेर किसके लिए, तो महानदी घाटी में पाया जाता है, कोयला क्षेत्र है। कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिगरौली सोन घाटी में, सिंगरेनी दामोदर घाटी में। अब आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा तो 50-50 खेलना पड़ेगा, नहीं तो इनको डायरेक्ट ऐसे याद कर लो। आगे आते हैं। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं का कालक्रम। कहा गया रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 में,
राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में, कोयला उत्पादनों को राष्ट्रीयकरण 1973 में, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। तो आपको ये बताने पड़ेंगे, अभी आरओ में पूछा गया था, तो आपको ये मिलान करके लगाना था कि सबसे पहले कौन कब आया। अब आते हैं अभ्रक के बारे में, ठीक है ना। अभ्रक तो आपका कहा गया मीका, कहा गया भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक के लिए। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाली हजारीबाग, गया और मुंगेर में। आगे देखते हैं। भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है आंध्र प्रदेश है। सीसा एवं जस्ता, तो इसके लिए आप एकाधिकार है राजस्थान के लिए। अन्य खनिज तो आप कहेंगे जैसे मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र में कर्नाटक, तो कर्नाटक के कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो बेल्लारी, चिकमंगलूर और शिमोगा है, ठीक है ना। देखो अभी आपका यूपी पीसीएस आरओ 2023 में पूछा गया है, लेटेस्ट है, सब कुछ लेटेस्ट। भारत में चूना पत्थर, जिप्सम, नमक एवं जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान। अभी पूछा गया है आपका 2023 में, ठीक है ना। आगे आपके खदान है ना, और ये आपके खनिज है, तो खेतड़ी तांबा के लिए, आपका गिरिडीह कोयला के लिए, सुंदरगढ़ लौह के लिए, कोरापुट बॉक्साइट के लिए पूछा जाता है। 2023 जेई में पूछा है। एक आपका कहा गया एक आध्यात्मिक खनिज नहीं है, तो आप कहेंगे एपेटाइट नहीं है। कौन सा? आपके धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज होते हैं, तो एपेटाइट आपका धात्विक, अधात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज। भारत में हीरे का प्रमुख उत्पादक राज्य तो मध्य प्रदेश है ना। अब आते हैं खनिज अन्वेषण अभिकरण, जो आपके मुख्यालय पीछे पूछे गए यूपी पीसीएस 2021 में। तो खनिज अन्वेषण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम आपके हैदराबाद में, एल्यूमिनियम राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी भुवनेश्वर में है, ठीक है ना, कंपनी लिमिटेड। आगे आते हैं आपके 2021 का आरओ का कहा गया चूना पत्थर आपके सीमेंट के लिए, कापर तांबा बिजली का सामान बनाने के लिए, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण के लिए, मैग्नीज आप कहेंगे मैग्नीज इस्पात के लिए जाना जाता है। तो याद रखने ये आपके भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है, मध्य प्रदेश। भारत में अग्रणी ऊर्जा का प्रधान स्रोत है तो कोयला। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है तो यूरेनियम के लिए। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है धारवाड़ तंत्र। वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है तो ग्रेनाइट या ग्रेफाइट। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है, एकमात्र राज्य, इसलिए याद करके रखना है। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है उड़ीसा। कौन सा है? उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है थोरियम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। देखो आपका पूछा गया है कई बार। भारत का वह राज्य जो आपके एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है, आंध्र प्रदेश है। भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है, छोटा नागपुर का पठार। भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, राजस्थान। याद कर लो, एकदम डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लो। अब कुछ आपके खनिज जैसे तांबा, तो आपका किस उत्पादन क्षेत्र, तो आप कहेंगे मूसबानी क्षेत्र से। लोएस्क बादाम पहाड़ से। खनिज मैग्नीज कहाँ से, तो आप कहेंगे छिंदवाड़ा से। अभ्रक हजारीबाग से। कहा गया आपके खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे तांबा के लिए जानी जाती है। रेणुकूट आप कहेंगे एल्युमिनियम के लिए। सेलम आप कहेंगे सूती वस्त्र के लिए। सूरत तो हीरा कटिंग के लिए जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी लेते हैं। अब आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज या ऊर्जा संसाधन। कहा गया वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे कुंडन कुलम है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा तो थोड़ा सा आप लीजिएगा, क्योंकि इधर मकान बगल में बन रहा है, कई मतलब लगातार बन ही रहा है, पता नहीं कब तक बनता रहेगा, है ना। तो कहीं गिल मशीन, कहूँ पिल मशीन चलती रहती है, तो थोड़ा सा अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो मैनेज करिएगा, ठीक है। आइए, कहा गया कुडन कुलम आणविक शक्ति परियोजना कहाँ पर है, तो आपके तमिलनाडु में है। कहा गया कलपक्कम प्रसिद्ध है, परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए जाना जाता है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग 3.3% है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम, वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब कुछ आपके केंद्र दिए गए और कुछ पूछे गए, जैसे कलपक्कम तमिलनाडु, नरौरा उत्तर प्रदेश, कारा आपके काकरापार तो गुजरात, ट्राम्बे महाराष्ट्र। अगला है देखो 2008, ये 2016 री एग्जाम में पूछा गया था। कहा गया काकरापार आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जाना जाता है, पोखरण आपके परमाणु बम विस्फोटक स्थल के लिए जाना जाता है, थुम्बा रॉकेट मोचन केंद्र के लिए जाना जाता है, श्रीहरिकोटा आपका उपग्रह मोशन स्टेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना तारापुर महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र। भारत में कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का लगभग भाग है तो 2% है। कितना? 2%। आगे बढ़ते देखो यूपीपीसीएस 2030 का ही प्रश्न है, तो पूछा गया शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है, तो एक जल शक्ति के लिए, एक नाभिकीय ऊर्जा के लिए। इंपॉर्टेंट है ना। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है वो तमिलनाडु में स्थित है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला इस राज्य कौन सा है? तमिलनाडु होगा। आरओ 2013 में पूछा गया। अब आता है पन बिजली ऊर्जा या आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना। पन बिजली ऊर्जा के एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आइए, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादन तटीय क्षेत्र खंबात के तट पर 2022 में पूछा गया है। कहा गया आपका बीना पन की आपके मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? ये अभी 2021 में बहुत ही जल्द पूछा गया था, क्योंकि मुझे याद है आपको बताना था 356 किलोमीटर है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में किसके लिए जाना जाता है? तो पन बिजली ऊर्जा केंद्र के लिए। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। आपके जल विद्युत गृह स्थित है तो कोयना में है। कहाँ पर? कोयना में है। भारत का सबसे पुराना जल कहा गया भारत में सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम में। ठीक है। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की कहा गया प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में वो प्रथम स्थान है, महाराष्ट्र होगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी दार्जिलिंग में। आरओ में पूछा गया। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था, तो आप कहेंगे सिड्रापांग में। अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका सिड्रापांग कहाँ पर स्थित है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो आप कहेंगे सतलज नदी पर। कहाँ पर है? सतलज नदी पर है। सफेद कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत शक्ति को कहा जाता है। समुद्री लहरों से कहा गया आपके विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है केरल में। तो समुद्री लहरों से किससे बना है? समुद्री लहरों से। आगे आते हैं ताप ऊर्जा। ताप ऊर्जा कहा गया कोयला आधारित बिजली संयंत्र को उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आप कहेंगे ददरी और सिंगरौली में। याद रखेंगे। आरओ मेंस 2021 में पूछा गया। एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई सिंगरौली में स्थापित है। ठीक है। आगे, भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना कोयला आधारित परियोजना है। कौन सी? कोयला आधारित। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ऊष्मित या थर्मल ऊर्जा है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके रखो। कहा गया आपका रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? तेलंगाना में। याद रखो। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत कौन है? कोयला है। याद रखें। आगे बढ़ते हैं ना, जो पूछा जा रहा है उतना कमेंट करते रहें और आराम से पढ़ते रहें। अभी आरओ का जो पेपर कैंसिल हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, और ये प्रश्न आपके ये रहा। क्या रहा प्रश्न? ये रहा। कहा गया है कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र है ये राज्य, तो आपके कहा गया कहलगांव बिहार में, खरगोन मध्य प्रदेश में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कुड़गी आपका कर्नाटक में है। ठीक है ना। उतने समय आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका खरगोन कहाँ पर होगा, कोरबा कहाँ पर होगा, कुड़गी कहाँ पर होगा, और ये आपका कहलगांव कहाँ पर होगा। तब आपको लगता है काश कोई एक बार कह दे कि कुड़गी कर्नाटक का ही है, कोरबा छत्तीसगढ़ का ही है, खरगोन आपका मध्य प्रदेश का है और कहलगांव आपका बिहार का है। ठीक है ना। ये गलत होते हैं, इसलिए इनको रिवीजन करते रहो। आगे, ताप विद्युत ग्रह जैसे आपका बाढ़ बिहार का है, लारा छत्तीसगढ़ का है, कुड़गी कर्नाटक का है, और कहा गया आपका गाडर वारा तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश का। याद करके रखो इनको। कहा गया आपके जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सौर ऊर्जा है। यूपीपीसीएस आरओ 2021 में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक आपके संभावना वाला है, तो आप कहेंगे सौर शक्ति है। कौन सा है? सौर शक्ति है। आगे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन कहा गया आपका अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है गुजरात में। याद करो भाई।
भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक राजस्थान और गुजरात में होता है, याद करें। भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधशाला या शोधनशाला अवस्थित तो गुजरात में। तो कोयली पूछा जाता है कहाँ पर है, नून माटी तो असम में है ना। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने वाले न्यूनतम संभावना तेलंगाना में है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन आपके बॉम्बे हाई में, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करें भाई फैक्ट। कहा गया गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडार या भंडारों का पता चला, तो आप कहेंगे कांडला क्षेत्र का है। कहाँ पर, कांडला क्षेत्र का। वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं बनाई या पाई जाती, तो गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में। कहा गया हजारी या आपके हजीरा, कहा गया हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित प्राकृतिक गैस के लिए। कहा गया HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है, तो आप कहेंगे अंकलेश्वर में। कहाँ पर, अंकलेश्वर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है महाराष्ट्र की, याद करो। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, याद करें। ठीक है, याद करो, जो बोल रहे हैं उसको याद कर लो। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीश, जिसे अभी आपने HBJ गैस पाइपलाइन निर्मित की गई, तो आप कहेंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। RO 2014 में प्रश्न पूछा गया। पेट्रोल रसायन का उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है, आप कहेंगे जामनगर में। भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का कुआं खोदा गया है माकुम में। कहा गया आपका 9 ग्राम तेल अवस्थित है गुजरात में है। आपके अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम या पेट्रोल के भंडार के लिए। रिलायंस आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज, कहा गया अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है, तो आप कहेंगे आंध्र अपतटीय क्षेत्र है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करें। गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया है वह स्थान है, तो आप कहेंगे अंकलेश्वर है। कौन सा, अंकलेश्वर। पेट्रोलियम के भंडार ये तो प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर है, वेरी इंपॉर्टेंट है। UPPCS 2023 में ये प्रश्न आया है तेल शोधन से ना, आया था ना। बरौनी तो सबको पता था बिहार, अब बोगाई गांव आया तो असम का था कि नहीं, बीना सबको नहीं पता था मध्य प्रदेश का है, कोयली भी सबको पता था गुजरात को। तो 2 तो मिल रहे थे और 2 नहीं मिल रहे थे, और ये 2 से 50-50 खेलने पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था। तो याद करें, बरौनी बिहार का, बोगाई गांव असम का, बीना मध्य प्रदेश का, कोयली गुजरात का होगा। अब आगे है, जैसे कोयली गुजरात का, बरौनी बिहार का है, ये आपका 2008 में पूछा गया था। करनाल हरियाणा का है, हल्दिया पश्चिम बंगाल का। अगर ऐसा आता तो मिला लेते हैं, लेकिन इस बार कुछ घुमाकर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अन्य तथ्य, जैसे हाइड्रो ईंधन शील वाहन रसायनों में से कहा गया उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं, तो जल को। 2021 में, ये 2021 में पूछा गया। वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत हैं तेल और गैस। वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, मोरन। ठीक है, तो अब कमेंट करके बताएंगे मोरन कहाँ पर है ना। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते कहा गया आपके ये कुछ नगर हैं और ये किसके लिए जाने जाते हैं। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए, राउरकेला लौह इस्पात के लिए, कपूरथला तेल कोच के लिए, बरौनी तेल शोधन के लिए। याद कर लो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के प्रश्नों को एकदम जबरदस्त याद करके रखो। अगला कहा गया ऑटोमोबाइल्स के लिए गुरुग्राम हरियाणा, एल्यूमिनियम के लिए आप कहेंगे अलूपुरम केरल का, पटसन के लिए आप कहेंगे जगदल पश्चिम बंगाल का, रेशम के लिए आप कहेंगे चन्नापटना कर्नाटक का। याद कर लो भाई। अगर याद है, मैं जब स्टूडेंट हुआ करती थी तो मैं भी इन्हें याद करके ही रखी थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। उद्योग एवं व्यापार, आज भी स्टूडेंट हैं, आज भी याद किए जाते हैं लगातार ना, लेकिन आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। लोहा एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है, सेलम। भारत का वह नगर जहां प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया था, पानीपत। पानीपत कहाँ पर है, बताएंगे। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर में है। जामनगर कहाँ पर है, बताएंगे। वह देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने से प्राप्त किया जाता है, सोवियत संघ रूस का। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। भिलाई स्टील प्लांट भारत तथा किस एक का संयुक्त उपक्रम है, रूस का है। ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में होती, 24 जनवरी को। 24 जनवरी को आप उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाते हैं। भारत सरकार ने, कहा गया भारत सरकार ने एल्यूमिनियम कंपनी ने में किसको नवरत्न स्टेट प्रदान किया, तो नालको को। किसको, नालको को। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है, आप कहेंगे रूपनारायणपुरम में, इंपॉर्टेंट है। अब कृषि आधारित उद्योग हैं, जैसे वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है, काली मिर्च होगा।
वह भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है कश्मीर में। वो कहा गया उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता है सिंदरी, है ना। कहा गया नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है आपके अखबारी कागज के लिए, इंपॉर्टेंट है। राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें अवस्थित है तो पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र में। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र, पहले इसका जब पूछा गया था तब पश्चिम बंगाल था। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है तो महाराष्ट्र होगा। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक होंगे। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है तो तेलंगाना को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारत में रबर उद्योग स्थित है तो आप कहेंगे पंजिम में है। कहाँ पर? पंजिम में है। कहा गया सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है तो आप कहोगे केरल है, याद करो। भारत में आपके मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। अन्य उद्योग जैसे आपका वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है तो शिक्षा, इंपॉर्टेंट है। 2023 के जे में पूछा गया। भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग चाय, है ना। तो अब बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत में किस राज्य की चाय विश्व प्रसिद्ध है। भारत में नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण होता है तो आप कहेंगे मझगांव पोत निर्माण या पोत निर्माण यार्ड में। ये मझगांव आपका कहाँ पर स्थित है? फटाफट कमेंट करो। आगे आते हैं व्यापार, ट्रेड। तो आगे विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? चीन है। भारत का वह राज्य जहां आपके कहा गया वोल्कस वैगन वैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित किया है तो चनक, पुणे, महाराष्ट्र में या मुंबई में, ठीक है ना, चनक में, ठीक है ना, आप याद रखेंगे। वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया, सिक्किम, याद करो। औद्योगिक क्षेत्र जैसे कहा गया मुंबई और पुणे से लेकर कौन सा औद्योगिक केंद्र होगा तो आप कहेंगे कुल्ला। कोलकाता से लेकर हुगली तक तो आप कहेंगे आपका रिष्टा। अहमदाबाद से लेकर बड़ौदा तक कलोल पूछे जाते हैं। मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलुरु से लेकर के आप कहेंगे भद्रावती। 2021 में पूछा गया है पीसीएस में। कहा गया आपका नीम राना जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल अवस्थित है राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, भोपाल। भारत वह औद्योगिक प्रदेशों जहां आपके शिवकाशी केंद्र स्थित है तो आप कहेंगे मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में, ठीक है, याद रखें। मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। अब आते परिवहन देखने, ठीक है, परिवहन की बात करते हैं। कहा गया आपका रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है ना, सड़क परिवहन। भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हो चुका है भाई, याद करके रखो। सड़कों की लंबाई भारत में प्रथम पायदान पर है, महाराष्ट्र है। तब भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अभी NH-44 है, ठीक है ना, याद रखना है। वह नगर भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क कहा गया रेखा जाल में अवस्थित नहीं है, चंडीगढ़। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य का गया व्यापार निगम, भारतीय खाद्य निगम है। भारतीय पर्यटन के कागज स्वर्णिम या स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर तो आगरा, दिल्ली, जयपुर है, इंपॉर्टेंट है। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? झांसी में। या एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी में काटते हैं। कहा गया 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा आपका संबंध किया गया नगर तो हाईवे तो आप कहेंगे मुंबई तथा पुणे है। वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में 8,483 किलोमीटर, ठीक है, कई बार पूछा गया है। कहा गया पूर्व पश्चिमी और उत्तर दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पर? झांसी। भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, महाराष्ट्र की। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, महाराष्ट्र के। देखो घुमा के वही प्रश्न पूछ दिया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे? तो राजमार्गों से है ना, ऐसे आपके जोड़ रहे हैं, ठीक है, 4 जगह। नई दिल्ली, कोलकाता कहा गया ट्रक लेन रूट पर नहीं है तो आगरा शहर नहीं है, इंपॉर्टेंट है। आगे अब आता है रेल परिवहन 2023 का। कहा गया रेलवे जोन और मुख्यालय दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे आपके जबलपुर में है,
दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है। कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करते हैं पंजाब एवं तमिलनाडु है। कोंकण रेलवे जोड़ता है, कहा गया रोहा से मंगलौर को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है। भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है सिक्किम और मेघालय है ना? आगे कहा गया भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई थी तो हरियाणा में। भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है। जल परिवहन एवं बंदरगाह, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत का सर्वाधिक गहराई वाले बंदरगाह पारादीप। अब आपका कहा गया आपका गंगावरम आंध्र प्रदेश का हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया तो प्रयागराज से हल्दिया तक का। रासायनिक एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह तो आप कहेंगे दाहिज है ना, दहेज नहीं है, दाहिज है। भारत का खुला सागरी बंदरगाह चेन्नई। ठीक है। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है, खास करके पेट्रोलियम पदार्थ। आगे कहा गया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया को। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई, ठीक है ना, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है। वाहपत्तनम का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक राजमार्ग जल मार्ग है तो प्रयागराज से हल्दिया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। भारत में कोयलों को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकास हो रहा है तो चेन्नई के निकट हो रहा है। कहा गया आपका राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर है? पटना में है। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला बंदरगाह। ठीक है। अगला कहा गया वह पतन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है तो अब पहले इसका नाम था नाहवा शेवा, अब जवाहरलाल नेहरू पतन के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा तट पर स्थित बंदरगाह तो पारादीप होगा। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है तो मालाबार तट होगा। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है तो काकीनाडा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र कहा गया समुद्र पतन तो आप कहेंगे याकोहामा, अब आपका नगोया हो चुका है। ठीक है, आगे आते हैं। कहा गया कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संदर्भ में से सर्वाधिक लाभान्वित वाला राज्य आंध्र प्रदेश हो गया। कौन सा? आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण या आपका शिपयार्ड कोच्चि चेन्नई में। राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ प्रयुक्त हो रहा है कौन सा? हल्दिया प्रयागराज के मध्य गंगा। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न। हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन, जैसे भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। कहा गया पत्तन जहां आपके LNG टर्मिनल नहीं है तो आप कहेंगे कंडाला में। आगे बढ़ते हैं। मानव प्रजातियां, कहा गया थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, बुक्सा जनजाति उत्तराखंड में, मुंडा जनजाति झारखंड में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजातीय जिलों की सबसे सबसे अधिक संख्या कहाँ पर थी तो आप कहेंगे मणिपुर में। भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती हैं तो आप कहेंगे तमरिया जनजाति। ठीक है, 2021 में पूछा गया है। कहा गया आपके पारंपरिक लोक नाट्य भंडार पाथर संबंधित है तो जम्मू कश्मीर से हैं। जारवा जन आदिवासी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सबको पता है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती हुआ है मुंडा जनजाति। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी? थारू जनजाति है। वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है तो थारू जनजाति। कहा गया भारत की वह जनजाति जो आपके कहा गया आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति से संबंधित संथाल जनजाति। कहा गया धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति गद्दी जनजाति। चकमा शरणार्थी कहाँ से आते हैं तो आप कहेंगे बांग्लादेश के हैं। टोडा एक जनजाति जो निवास करती नीलगिरी की पहाड़ियों पर, खास करके तमिलनाडु। जारवा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे के निवासी हैं तो अंडमान निकोबार में। वे जनजाति जो बहु विवाह की प्रथा को मानता है तो टोडा जनजाति। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है तो आप कहेंगे मंगोलायड प्रजाति के। ठीक है, आगे हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो आपके भरमौर जनजाति निवास स्थान है तो आप कहेंगे चंबा है। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? आप कहेंगे चलवासी पशुचारण है। अब कृषि एवं पशुपालन एग्रीकल्चर आता है तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चावल के बारे में। कहा गया वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है धान की
ठीक है। धान में सफेद रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट। आगे आपके रेनबो क्रांति संबंधित है, तो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में समग्र विकास से। बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे हो जाते हैं क्योंकि इसमें बहुल्य किसका होता है, तो आप कहेंगे एमाइलोज का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपका एमाइलोज, कि आपके जो बासमती का चावल लंबा हो जाता है पकने के बाद, तो इसमें किसका ज़्यादा बहुल्य होता है या किसका भाग ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे एमाइलोज का होता है। कहा गया स्थानांतरित कृषि प्रसिद्ध है, तो नागालैंड में। कुछ उत्पादन के, अब जैसे नागालैंड रहा होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, है ना, राजस्थान, तो नागालैंड सही उत्तर है। ठीक है, वैसे तो पूर्वोत्तर भारत में होती है। कुल उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है, तो चावल का है। भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, पश्चिम बंगाल है। जया पद्मा कृष्णा किस धान या सीरियल की उन्नत किस्म मानी जाती, तो धान की। भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य, तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर पूछा जाएगा तो पंजाब हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है अब आपके सामने, कहा गया बासमती चावल की रोपाई हुई तो उपयुक्त बीज दर, तो 15 से 20 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर में। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। देखो 2014 के आरओ में। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश माना जाता है। अब आता है गेहूं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। कल्याण सोना 21 में गेहूं की। रस्ट रोग लगता है, गेहूं की फसल का रोग है। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन लगभग रिकॉर्ड अंक था, तो 2000 किलोग्राम। कितना? 2000 किलोग्राम। अब आता है कहवा या काफी। भारत में देश का सबसे अधिक कहवा का उत्पादन कर्नाटक में। भारत में काफी का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। देखो घुमा के वही बात पूछ दी गई ना। भारत का आगे अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे चिकमंगलुरु जनपद में। कहाँ पर? चिकमंगलुरु में। कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है कर्नाटक में। काफी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल है कर्नाटक में। सब कुछ कर्नाटक में है। अब आता है गन्ना, शुगर, है ना, शुगर के। कहा गया गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती दक्षिण राज्यों पर। क्यों होती? क्योंकि ये आपके समुद्र तट के किनारे राज्य होते हैं, इसलिए। भारत के प्रथम 3 प्राथमिक गन्ना उत्पादक, तो आपके उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। इंपॉर्टेंट है, याद करो। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब आपका महाराष्ट्र है, यूपी है और तमिलनाडु। ये बात यहाँ पर आज भी सही है और ये बात यहाँ पर ये सही है। तो सर्वाधिक चीनी उत्पादक कहाँ पर? तो महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु। भारत का वह राज्य जहाँ गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक तो गन्ना है। ठीक है। गन्ने की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र को सर्वाधिक प्रतिशत है, तो कहेंगे गन्ना को। किसको है? गन्ना को। अब आता है जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल का है। बस काम खत्म। कपास। कहा गया कपास या काटन। कहा गया वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2014 में सर्वाधिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया का, है ना, ऑस्ट्रेलिया का। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएं, तो गर्म, आर्द्र और आपके दीर्घ ग्रीष्म काल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रीष्म काल होना चाहिए। सोयाबीन। भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। कहा गया सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। ठीक है। अब तिलहनी फसलें। पीताम्बरी एक प्रजाति है पीली फसलों के लिए। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान में। अन्य फसलों के अंतर्गत बस आपका वर्ड इंडियन ज्योग्राफी खत्म होने वाली है और 3-4 पेज बचे। वह फसल जो मूल्य नियंत्रण है, तो भारत के मूल्य आपके स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत आता है आलू, आता संरक्षित है आलू। पूछा गया 2021 के आरओ मेंस में। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल है। वह फसल जो आपके कहा गया लवण असहिष्णु या आपका सहिष्णु है, तो चुकंदर है। कौन सा? चुकंदर। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई करने वाला कहलाता है, तो रीले खेती। कौन सी खेती है? रीले खेती। मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है, तो ऊंचाई वाले या ऊपरी क्षेत्रों पर। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम एवं पायराइट का। पूसा, 12 पूसा एक प्रजाति है, तो गेहूं की है। किसके? गेहूं की। वह राज्य जहाँ काली मिर्च एवं इलायची का उत्पादन केरल में। नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से।
झींगा मछली उत्पादन में सर्वाधिक संबंधित है तो आप कहेंगे किससे, तो गुलाबी क्रांति से। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित तो श्वेत क्रांति से। इंपॉर्टेंट है, ये आप क्रांतियां याद रखें। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित आपके सुल्तान, गुलाबी, काली चंपा, जिस फसल की इसमें वो है अंगूर, पूछा गया है। देखो 2018 यूपीपी प्री में। वह फसल जो आपके आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती तो सरसों या राई। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग आपके जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद है तो धान होगा। कहा गया आधारी बीज पैदा किया जा सकता है प्रजनन बीज के द्वारा। ठीक है। कहा गया उपटा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है अरहर की। अरहर दाल है ना, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादित या उत्पन्न होती है कश्मीर में। वह जिला जहां आपकी मार मृदा पाई जाती तो आप कहेंगे झांसी में। वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है तो मृत्तिका का। कहा गया पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध आपके ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है तो भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। याद रखेंगे। वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती तो मूंग और उड़द। इंपॉर्टेंट है। भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक केरल में। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक आपके इडुक्की स्थित है केरल में। वह कृषि जिसे करने की क्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है जैविक खेती। इंपॉर्टेंट है। मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर करो, चाहे जब पकाओ चाहे जब। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तन मसाले हैं तो मक्का के। ये प्रश्न अभी एक दिन कराया भी था मैंने। कहा गया झूमिंग सर्वाधिक आपके व्यस्त है तो नागालैंड में। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में आपका अधिकतम अंशदान करता है उत्तर प्रदेश है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य पंजाब। कहा गया स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से किया जाता है। भारत का वह राज्य जो हरित क्रांति कृषि प्रारंभ की है तो पंजाब। ठीक है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की तो कहाँ पर है, केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। मूंगा रेशम की एक किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है, असम में। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन किया जाता है आंध्र प्रदेश की राजमुंद्री। भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहद क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। कौन सा, तमिलनाडु है। कहा गया दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता तमिलनाडु तट पर। कौशल फसल की उन्नति है तो मूंगफली की है। किसकी, मूंगफली। भिंडी में पीत वर्ण शीरा की बीमारी होती सफेद मक्खी के कारण होती। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से। साधारण आपके कहा गया और बैकी खरपतवार पाया जाता है तो तंबाकू की खेती में। याद रखो भाई, है ना। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान है तो गेहूं, गन्ना, आलू, आम, अमरूद, दूध सब में अभी वर्तमान समय में है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है। भारत में सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक केरल है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है कपास। काजू उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र है। कहा गया विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले आपके उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिसके लिए आवश्यक है तो अधिक उर्वरक एवं अधिक पानी की आवश्यकता हो। कहा गया भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश होगा मतलब मध्य प्रदेश। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत तो शुद्ध क्षेत्रफल है 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक है। वह दलहनी फसल जो आपके वातावरण की कहा गया नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करेगा तो राजमा, है ना। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद करके रखो। आम की सर्वाधिक आपके कहा गया निर्यातित किस्म है तो अल्फांसो है। ठीक है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है चौथा। कौन सा है, चौथा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ये फसल है और ये किस्म है। जैसे सरसों तो आपकी इसकी किस्म वरुणा, मटर की रचना, अलसी की नीलम, चना की राधे राधे। क्या है, राधे। आगे कहा गया है ऑपरेशन अब पशुपालन ऑपरेशन। कहा गया भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था किसके द्वारा, वर्गीस कुरियन द्वारा। ठीक है ना। जैसे गाय आपका देवनी नस्ल की, बकरी आपकी बर्बरी नस्ल की, भैंस भदावरी, गाय गिर नस्ल की।
बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत दूध देती हैं ये सब, ठीक है। देखो 2023 में, 2021 में, 2021 में गाय की नस्ल कैसी, तो आप कहेंगे थार थार पारकर, ये गाय की नस्ल है ना। आइए आगे, स्पंजी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात खूब प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो, ठीक है। लद्दाख की बकरी में ऊन से बनाया जाता है, तो आप कहेंगे पश्मीना शाल। भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या है, तो राजस्थान में है। प्रमुख संसाधन केंद्र कहा गया, प्रमुख संसाधन, पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, यहाँ पर खोला गया था। 2023 का यह प्रश्न आपके आरओ में पूछा गया, 1960 में खुला था, क्योंकि 2000 उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ, 2000 में हुआ, उससे पहले यहीं पर था। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण आप कहेंगे 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। कलपक्कम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। तारापुर महाराष्ट्र में। काकरापार गुजरात में 2023 में। यूपीपीसीएस जेई में देखिएगा, कहा शोध संस्थान जैसे आपके शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। आगे लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी, आप कहेंगे पांडिचेरी में। आगे भारत शहरी वेधशाला कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ पर है, नागपुर में है। राष्ट्रीय आपका कहा गया साइंस वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, झांसी में है। वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया था, तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में हीराकुंड में विलय कर दिया गया था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर, आनंद गुजरात में है। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान असम जोराहट में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर, वाराणसी में है। भारतीय चारा अनुसंधान झांसी में है। गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1984 में की गई। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है, याद करके रखो। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ पर है, नागपुर में है। खेती के लिए फसल चक्र का महत्व, इससे उत्पादन में वृद्धि, मृदा की उर्वरता आपके संरक्षित रहती है, मृदा कटाव कम होती है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान आप जयपुर राजस्थान में। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में। भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र या आपके अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित है, तो भारतीय। अब दो कौन से स्थापित हैं, पहला और दूसरा, आप सभी लोग कमेंट करेंगे। फसल प्रणाली शोध निदेशालय कहाँ पर है, मेरठ में है। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन मैत्री नाम है, क्या नाम है, मैत्री पूछा गया, तो अब पहला बता दो कौन सा है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आगे ये कुछ अनुसंधान देखो, आरओ में ये प्रश्न आया था। शुष्क वन अनुसंधान जोधपुर में, हिमालय वन अनुसंधान शिमला में, वर्षा वन अनुसंधान जोराहट में है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, और मैंने कहा सब कुछ अपडेटेड है, और यहाँ से आपके प्रश्न फिर से आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके विपणन सीजन 2023-24 के लिए रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना, तो 3,846 प्रति कुंटल है, ठीक है ना, 2023 में। तो आगे ये आपके स्थानांतरित कृषि हैं, ये राज्य हैं, जेई में पूछा गया। ओनम केरल का नाम है, बीरा मध्य प्रदेश में, झूम असम में, ओडू उड़ीसा में। ये झूम या आप स्थानांतरित कृषि कह सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाती हैं। तो आगे किस कुल के पौधों में टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो आप कहेंगे मोरेसी के पौधों से, ठीक है। ये आपके हैं, आगे सोचिए, मत्स्य पालन मछली, फूलों की खेती फूल, रेशम के कीटों का पालन रेशम, अंगूर की खेती अंगूर। 2021 में जीडीसी में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग नीला, अभी आपका 2016 में आरओ एग्जाम में पूछा गया था। औद्योगिकरण का अनुसरण अब नगरीकरण के अंतर्गत करते हैं, मेंस में पूछा गया था। आगे डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है, कोलकाता में है।
वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में है। भारत में भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 के अनुसार कितना है, तो 14.2% है। भारत में आपके मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर, महाराष्ट्र में पाया जाता है। एकाकी परिवार को माना जा सकता है एक प्राथमिक समूह माना जाता है। कहा गया फान एक स्थानीय पवन है, स्विट्जरलैंड की है। कहाँ के, स्विट्जरलैंड के है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 77.7 है। बाकी जो बचेगा वो शहरी होगा। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी अवस्थित है सुल्तानगंज में। भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती के लिए अग्रणी है, कर्नाटक है। दो मुख्य ऋतुओं वाली कहा गया दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है, तो आप कहेंगे कैच क्रॉप, है ना। दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है, तो आप कहेंगे कैच क्रॉप कहलाता है। ये आपके नृत्य हैं, ये आपके माने हुए कलाकार हैं, जैसे कथकली के कृष्ण नायर जी हैं, कुचिपुड़ी के आप कहेंगे राधा रेड्डी जी हैं, भरतनाट्यम के यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं, कथक के उमा शर्मा जी हैं। तो ये थी आपकी इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो पूरी तरह से इसे एक क्लास में समाप्त किया जाता है। अब इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ कर रखेंगे और कुछ चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। ऐसा नहीं कि इतनी चीज़ों से आप बस हो जाएगा, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर पूरी तरह से आपको इतना पढ़ लेना है, ठीक है। तो पढ़ के रखेंगे ना, हम जल्दी से बताएंगे, तो इतना आप रिवीजन कर लेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सब कुछ ओके है और इन क्लासों को आपको लेना ही लेना है। तो क्या कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, इसके लिए आप एकदम तत्पर रहें कि आपके इस तरह की क्लास वास्तव में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है पूरे यूट्यूब पर। अभी फिलहाल संपूर्ण रूप से, जैसा कि मैंने कहा कि संपूर्ण रूप से ये आपको दिया जा रहा है, तो इसके 2024 तक लेटेस्ट है। तो 1990 से लेकर आपके 2024 तक की जितने भी प्रश्न आए, बस 2 घंटे नैया पार आपकी हो जाएगी। तो 1990 से लेकर 24 तक पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए सब्जेक्ट के साथ, किसी और एक सब्जेक्ट को इसी तरह एक बार पूरी तरह से रिवीजन करा दिया जाए। मिलेंगे अगले, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपना ख्याल जरूर रखें। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।